ओके, तो सबसे पहले लिखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज, क्या होती है बताओ? चलो पहले इंट्रा लिख लेते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड सेकेंड वन इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो तरीके की बॉन्डिंग्स हमारे पास होती है। इंट्रा मॉलिक्यूलर कहने का मतलब क्या है बताओ? जैसे हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर ही हमें ओ एफ और एन विच इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन एटम, ये एक साइड मिल जाएगी। अनदर साइड लोन पेयर डोनेटिंग फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिल जाएगा। अगर मुझे ये एडजेसेंट दो साइड्स मिलती है देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो विद इन अ मॉलिक्यूल जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर दो अलग अलग, टू और मोर देन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है देन वी विल कॉल इट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले जो लिखते हैं वो हम लिख रहे हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो this type of hydrogen bonding is occurs within a molecule, within a molecule। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको तुम्हें एग्जाम्पल से समझाऊं तो तुमने नाइट्रोफिनॉल पढ़ा है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। दिस वन इज नाइट्रोफिनॉल एंड दिस वन इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब मैं इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से ओपन करके बना रहा हूँ ना। पहले कंडेंस्ड फॉर्म में था, मैंने थोड़ा सा इसको बॉन्ड्स के थ्रू दिखाया। देखना, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है और इस हाइड्रोजन पे डेल प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन बॉन्ड। सो देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड दिस हाइड्रोजन। तो हमने दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं लिए, हमने ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लिया था, उसके अंदर ही ये बॉन्ड बना है। सो इट इज इंटरमोलिक्यूलर, we will call it intramolecular H bonding। समझ में आ गया? ओके, देखें अब जैसे तुमने ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल देखा है तो ये वाली पोजीशन हमारी क्या होती है? ऑर्थो, जस्ट एडजेसेंट वाली पोजीशन। अगर हम बेंजीन के अंदर OHE फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसकी एडजेसेंट पोजीशन को हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, है ना? ओ पोजीशन से, दीज आर ऑर्थो पोजीशंस। और ये वाली दोनों पोजीशंस मेटा पोजीशंस होती हैं। जस्ट अपोजिट वाली ये पोजीशन कैसी होती है? पैरा पोजीशन। आईपीएससी के अंदर ये तुम्हें पहले से पता है। तो हमें देखना पड़ता है कि जो रिंग फॉर्मेशन हो उसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे देखें जो रिंग फॉर्म हो रही है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्चुअली ये हाइड्रोजन पहला एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छह, देयर इज ए सिक्स मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन आफ्टर द हाइब्रिडेशन। सिक्स मेंबर्ड रिंग फॉर्म्ड आफ्टर एच बॉन्डिंग। तो 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो कैसी होती है? स्टेबल होती है। 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स आर स्टेबल। लेकिन अगर 4 मेंबर की या 8 मेंबर, 10 मेंबर, 7 मेंबर्स की रिंग है, 7 मेंबर्स की
लाइटली स्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, तो हम फिर उसको फॉर्म नहीं करेंगे। तो हमने हर जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं करानी होती है, जहाँ पे पॉसिबल होती है सिर्फ वहीं पे कराते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर तुम ट्राई करके देखो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है मेटा नाइट्रोफिनॉल के अंदर। मेटा पोजीशन पे मैंने नाइट्रो लगाना है, लाइक दिस, सो वी विल कॉल इट मेटा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, मेटा नाइट्रोफिनॉल। मेटा नाइट्रोफिनॉल में क्या है, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो सही बात है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, हाइड्रोजन के ऊपर डेल प्लस चार्ज भी है, इट इज फुलफिलिंग द कंडीशंस, बट ये बॉन्ड काफी ज्यादा फार है। ये एटम्स दोनों क्या है, एक दूसरे से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग नहीं होगी। नो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बिकॉज बहुत ज्यादा दूर है। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स की बात करूँ ध्यान से देखते हुए, तो 1 2 3 4 5 6 देन 7, एंड डिस्टेंस जो है ये काफी ज्यादा अलग है। रिंग का फॉर्मेशन जो है वो एक्चुअली हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो ये वाला एंगल है, दैट इज वेरी लेस स्टेबल एंगल। यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन नहीं होता है, हमें याद रखना है। दीज टू आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, सो यहाँ पे कोई भी पॉसिबल नहीं। वेरी फार एटम्स, hence no intermolecular hydrogen will form। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा हो, ठीक है, विद इन अ मॉलिक्यूल, देन वी विल कॉल इट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ अगेन आगे बढ़ते हैं। एक एक्सेप्शनल केस होता है जब क्लोरीन भी यहाँ पे बॉन्डिंग करता है। लिखेंगे क्लोरल हाइड्रेट, एक कंपाउंड पढ़ना है तुम्हें। ओनली कंपाउंड ये होता है जिसके अंदर क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ओनली कंपाउंड containing HCl हाइड्रोजन बॉन्ड, HCl हाइड्रोजन बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है H और Cl के बीच कि हम लोग इसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैटेगरी में ले लेते हैं। क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है, CCl3CHO, दिस इज आवर क्लोरल हाइड्रेट। CCl3CHOH होल ट्वाइस, तो कार्बन है, देन उसके पास में हमारे पास एक और कार्बन है, देन यहाँ पे 3 Cl लगाने हैं, CCl3 ये वाला हो गया, CHOH होल ट्वाइस, मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है, देन इसके साथ ऑक्सीजन, फिर H, फिर ऑक्सीजन, फिर H। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरल हाइड्रेट। नाउ अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज इसके ऊपर डेल प्लस आ रहा है, इसके ऊपर डेल प्लस आ रहा है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है और Cl के पास लोन पेयर है। ओनली इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वैसे नॉर्मली जो HCl बॉन्ड्स रहते हैं या कहीं और पे हमारे पास अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो इनके बीच में सिर्फ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस रहते हैं, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो H बॉन्डिंग। But in case of chloral hydrate, we call it hydrogen bond because of strength of the dipole-dipole attraction is so much that we can assume that we can consider it what? We can consider it a hydrogen bond. तो क्लोरल हाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। नॉर्मली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, किसी कार्बन पे अगर 2 H लगे होते हैं, है ना, तो नॉर्मली ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है, इसके अंदर से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और इस तरीके से डिहाइड्रेट हो जाता है नॉर्मली, है ना। नॉर्मली एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, लेकिन क्लोरल हाइड्रेट के केस में चूंकि OH जो है ये प्री ऑक्युपाइड है किसके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और ये रिंग फॉर्मेशन की वजह से इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इन
क्लोरल हाइड्रेट OH से हमें कोई भी वाटर नहीं मिलेगा। इन क्लोरल हाइड्रेट ड्यू टू H bonding, that is intramolecular, two OH groups, two OH groups are stable on single carbon। गाइस समझ में आया? यस और नो? एक्सेप्शनल केस है, याद रखना है इसको। हाँ, समझ गए हो ना? चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करते चलो। सर ऊपर दिखाना। यस, क्या बोल रहे हो? अरे लिखना है क्या? नोट करना है? यस सर। ओके प्रणव। तो इसमें पांशुल करके बच्चा है कोई क्या तुम्हारी क्लास में? आदित्य, अंतरा, आर्यन, अश्मी, एम, पी। पी से तो तुम दो ही लोगों, प्रणव एंड प्रथम। ओके। ईशान, तुम्हें समझ में आया? यस सर। ओके गुड। आर्या, तुम्हें समझ में आ गया ये? आर्या पनवेल, यस सर। गुड। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, हाँ? इस तरीके से और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उसको हम लोग देखेंगे वहां पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अ गिवन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो टाइप है दूसरा, वो है इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अब इंटर का मतलब क्या हो गया? टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जब हो गई बॉन्डिंग, तो इंटर मीन्स होता है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, लाइक इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो गई है ना, इंटरसिटी फंक्शन हो गया, इंटरसिटी कोई कंपटीशन हो गया, लाइक दिस। तो इंटर मॉलिक्यूलर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच की बात कर रहे हैं। बिटवीन व्हेन अ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब एक साथ जुड़ते जुड़ते वो मोर देन टू भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था मेटा नाइट्रोफिनॉल, इसमें इंट्रा पॉसिबल तो नहीं था। फिनॉल PHOH होता है, दिस इज कॉल्ड फिनॉल। इसकी मेटा वाली पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, लाइक दिस। तो अब गाइस बताओ, इसके अंदर अगर मैं देखना चाहूँ तो हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही है कि हम इंट्रा मॉलिक्यूलर कराएं, तो इसमें कौन सी होगी? इंटर मॉलिक्यूलर। कैसे होगी देखो, इसको कराने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस तरीके से या यहाँ पे लाइक दिस यू कैन हैव OH, नाउ देयर विल बी अ बॉन्ड, और यहाँ पे हमने लिख देना होगा। तो ये मेटा नाइट्रो में इस तरीके से हो रहा है, और साथ में इधर से भी ये कनेक्ट हो जाएगा लाइक दिस। अगर तुमने इसको ऐसे रखा हुआ है तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं NO डबल बॉन्ड, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। देयर विल बी ए जायंट स्ट्रक्चर्स मींस more than 2, 3, 4 नाइट्रोफिनॉल्स कैन कनेक्ट विद ईच अदर, मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है कैसी हो रही है? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अब देखना इससे फर्क क्या पड़ता है प्रॉपर्टीज के ऊपर। पहले इसको लिख लो। इंट्रा वाले में क्या हो रहा है? मान लो हमने ये नाइट्रोफिनॉल यहाँ पे बनाया, लाइक दिस, एक मॉलिक्यूल है ये, है ना?
ऐसे। ये है हमारा कौन सा फिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, या OH लगा हुआ है, मैंने सब उसको दिखाने के लिए लिखा हुआ है, लाइक दिस, लाइक दिस। एंड अब दूसरा जो है वो इससे इसे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से हमारे पास एक कनेक्शन हो रहा है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में क्या होते जा रहे हैं, कनेक्ट होते जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन इन द सॉल्यूशन हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है कि इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है वो बढ़ जाते हैं। बिकॉज जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो अब एक दूसरे से क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। दूसरे क्या हो चुके हैं, कनेक्ट थ्रू एच बॉन्ड्स। एच बॉन्ड्स जब वो कनेक्ट हो जाएंगे तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज कर जाएंगे। क्योंकि ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं इसलिए इनकी विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। विस्कोसिटी मीन्स क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास कोई लिक्विड है या फ्लूइड है तो इसकी लेयर्स के बीच जो फ्रिक्शन होता है ना, रेजिस्टेंस टू फ्लो, विस्कोसिटी हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली, रेजिस्टेंस टू फ्लो। because due to friction between the layers of liquid or fluid, तो फ्रिक्शन बिटवीन क्या हो रहा है, या जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है उनके बीच क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये कैसा होगा, विस्कस लिक्विड होगा। जैसे अगर मैं पूछूं फॉर एग्जांपल वाटर और हनी, इनमें से कौन सा ज्यादा विस्कस है, किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है बताओ, आर्यन बताओ। यस आर्यन, which one is more viscous, H2O और honey? H2O sir. किसमें, हनी में ज्यादा फ्रिक्शन होता है बिटवीन द लेयर्स, किसको फ्लो करना आसान है, वाटर को आसानी से फ्लो कर सकते हो या हनी को? एक बीकर में तुमको हनी दिया और एक बीकर में तुमको दिया ग्लास में, मान लो किसको हम आसानी से फ्लो करवा सकते हैं? जाहिर सी बात है हनी को फ्लो करना टफ होगा, मुश्किल होगा, तो हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होगी। वाटर आसानी से फ्लो होता है, विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी, हनी की ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग हुई है मेटानाइट्रोफिनॉल में, सिमिलरली पैरानाइट्रोफिनॉल में भी ऐसा होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल में भी तो ऐसे ही होगा, ध्यान से सुनना। ये है पैरानाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा है। देखना यहाँ पे भी हम क्या नहीं करा सकते बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग करा सकते हैं, इंट्रा नहीं करा सकते। तो इंटर बॉन्डिंग कैसे कराएंगे, यहाँ पे NO डबल बॉन्ड लाइक दिस, और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से फिनॉल जोड़ देंगे, तो यहाँ बॉन्डिंग होगी। इस तरीके से साइड से भी करा सकते हैं, नीचे मॉलिक्यूल लिख के भी करा सकते हैं। देयर विल बी इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग लाइक दिस। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो अब बताओ, जो इंट्रामॉलिक्यूलर था जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसमें खुद के अंदर क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई थी कि नहीं, ऐसे रिंग बनी थी कि नहीं बताओ, याद है, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उससे क्या होगा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे अच्छे से। तो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होते हैं, लूज होते हैं, कम हो जाते हैं, वो देखने को नहीं मिलते हैं हमें। इस चीज को याद रखना, याद रख पाओगे इस चीज को। और जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें क्या होता है, बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, लाइक अगर पानी की बात कर लो, इसके अंदर भी क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर। तो H2O जो है
वो ऐसे पड़ा हुआ है पानी में। अब दूसरा वाला H2 मॉलिक्यूल इससे हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, है ना। वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इसलिए लिक्विड होता है। लेकिन जैसे अगर इसी ग्रुप में H2S की बात करो तो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, गैस, बिकॉज उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, सिर्फ वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस है। हमें क्या समझ में आया, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर कंपाउंड, है ना, सेम अगर हमने देखना है, सेम फॉर्मूले में एक इंटरमॉलिक्यूलर एक जगह हो रही है, फॉर एग्जांपल ऑर्थो या मेटानाइट्रोफिनॉल, और अगर उसको कंपेयर करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये अगर समझ में आया, बोलो मिताली बताओ, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यस, विच वन विल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, किसको बॉयल करना ज्यादा टफ है। तो लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, जल्दी से बताओ आंसर, किसी का भी आ रहा है अगर, लिखेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर, आंसर के लिए वेट कर रहा हूं मैं, यस कमेंट बॉक्स में बताओ, 2 कमेंट्स आए और बताओ बाकी लोग, लीड्स टू सेपरेशन ऑफ 3 हो गए हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स एंड thus their विस्कोसिटी, इनकी विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है इंट्रा में, इनकी डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। अब वाटर, पैरानाइट्रो पैरानाइट्रो आर्थोनाइट्रो, देखो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसमें इंटर मॉलिक्यूलर होगी, मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो गए, बिकॉज इंट्रा मॉलिक्यूलर से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में सेपरेट हो जाते हैं, ये दूर दूर हो जाते हैं, इनका आपस में कोई इंट्रैक्शन नहीं रहता है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है यहाँ पे, ये खुद में ही रिंग बना रहा है, तो यहाँ सेपरेशन हो गया ना इनका आपस में, इसलिए इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम, बिकॉज इनके बीच गैप्स बढ़ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई बॉन्ड नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि इनके बीच दूरी इस तरीके से है तो बोलोगे यस सही बात है, थोड़ी सी दूरी रहेगी इनके बीच, लेकिन जो ये इंट्रा में अगर होगा मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन, इंटर मॉलिक्यूलर में कैसा होगा, जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसमें ये इस तरीके से रहेंगे, है ना, मोर कंडेंस्ड फॉर्म में रहेंगे, है ना, एक दूसरे के ज्यादा पास रहेंगे, नियरर टू ईच अदर रहेंगे, इसलिए इसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे, इनके बीच के जो फोर्सेस हैं अट्रैक्शन फोर्स, को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट लगेगी, इसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर की इंट्रा वाले से। क्या ये फिगर देख के समझ में आ रहा है सबको, तो जो पहला जो सवाल दिया है इसका आंसर क्या होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल, याद आ गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर वोलेटाइल, वोलेटाइल पता है, वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो एबिलिटी रखते हैं लिक्विड से गैस में चेंज होने की। पहला मैंने लिया मेटानाइट्रोफिनॉल, दूसरा मैंने लिया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, विच वन इज मोर वोलेटाइल, एनीवन। यस प्रथम, हनी में ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेंगे, इसलिए तो हनी इतना स्ट्रांग है,
वो तो विस्कोसिटी के लिए समझाया था। तो हनी के जो है, जो मैंने समझाया था, वो तो सिर्फ विस्कोसिटी समझाने के लिए किया था। विस्कोसिटी का मतलब होता है जो ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स रखते हैं अपने लेयर्स के बीच। जैसे मिल्क तुमने ले लिया और तुमने ऑयल ले लिया। ऑयल बहुत तेजी से फैलता है। ऑयल इज वेरी स्लिपरी बिकॉज उनके मॉलिक्यूल्स के बीच इंट्रैक्शंस बहुत कम है ना, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बीच। तो हनी के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए हनी जो है वो बहुत विस्कस होता है। स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें देखने को मिलती है हनी में। विच द फॉलोइंग इज मोर वोलेटाइल? तो सबने बोला ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, वेरी गुड। क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअली प्रेजेंट हैं, तो इनको गैस में चेंज करना बहुत इजी है। गैस में कन्वर्ट करना आसान है। सही बात है। Agree? बोलो, समझ में आ गया? तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे ये इस तरीके से रहेंगे। तो इनके बीच में क्या है? वीक फोर्सेस बिटवीन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ओनली, बिकॉज ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज intermolecular forces are weak। ये सेम चीज ही लिखा दिया मैंने ऊपर, वीकर फोर्स तो लिखा ही है ना, सेम चीज है। लेकिन मेटानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, लाइक दिस। तो यहाँ पे जब इसको हम एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो इससे कम वेपर्स बनेंगी, लेस वेपर्स, बिकॉज ये कन्वर्ट होना नहीं चाहता है। और इसमें वेपर्स ज्यादा बनेंगी, मोर वेपर्स। हाँ, सबसे ज्यादा ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा। वेरी गुड पर्सन। वोलेटिलिटी ऐसे देखेंगे। मेरी बात ध्यान सुनो। वोलेटिलिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी ऑफ एनी लिक्विड टू गेट कन्वर्ट इनटू गैस। इतना आसान होता है वोलेटिलिटी। तो बताओ, हमारे सामने लिखा है वाटर और हमारे सामने लिखा है पेट्रोल, पेट्रोलियम। तो कौन सा इसमें ज्यादा वोलेटाइल है? विच वन इज मोर वोलेटाइल? यस। किसमें ज्यादा वेपर्स बनेगी? पानी जब रखते हो ज्यादा वेपर्स बनते हैं, या ऑयल रखते हो उसमें ज्यादा वेपर्स बनते हैं? पानी में तो बहुत कम वेपर्स बनते हैं ना, इवोपरेशन होता है। लेकिन पेट्रोल के अंदर क्या होता है? लॉट ऑफ वेपर्स, है ना। तो बहुत जल्दी उड़ जाता है पेट्रोल अगर उसको खुला रख दिया गया। यस, पुराना समझ में आया? तो विच वन इज मोर यस सर। वोलेटाइल? पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल। सो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें वीक
पेट्रोल कैसा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें सिर्फ लंदन फोर्सेस होते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये नोट करें जल्दी से सारा। ओके, आगे बढ़े। सुनो, सिमिलरली सॉल्युबिलिटी पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। सॉल्युबिलिटी इज also affected by intermolecular hydrogen bonding. If there is intermolecular H bonding between solute and solvent molecules, सही बात है कि नहीं? Then solubility will increase. ये बात समझ में आई? Yes, the substance having low melting point and boiling point is more volatile. Yes, Pranav, correct. इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट तो बाद में, मेल्टिंग पॉइंट तो मेल्ट करने के लिए हो गया, इसकी तो चलो यहाँ पे जरूरत नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा, वोलेटिलिटी कंपैरेटिवली उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इन वेपर्स एट लेस टेम्परेचर। हल्का सा भी उसको एनर्जी मिलेगा मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे, तो ये क्या होगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? ये गैस और ये लिक्विड, ये मोर वोलेटाइल सब्सटेंस होगा, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। आसानी से वो लिक्विड से गैस कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, मैंने क्या लिखा है? सॉल्युबिलिटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या ये समझ में आया? क्या इसका मतलब है? सिंपल सा लिखा हुआ है, इसको समझ में आना चाहिए तुम्हें। देखो, एल्कोहल का देख लो, अगर एल्कोहल्स जो होते हैं आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे जो मिथेनॉल होता है CH3OH, उसका नाम क्या है? मिथाइल एल्कोहल और मेथेनॉल, दिस वन। अब इसको जब तुम पानी में डालते हो ना, तो क्या होता है? ये इस तरीके से होगा। अब वाटर जो है, इसके पास भी लाइक दिस टेल प्लस चार्ज है लोन पेयर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला हाइड्रोजन जो है इसका, वो भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो ये क्या बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसलिए मेथनॉल को पानी में हम घोल सकते हैं। बट LPG या जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। बट हाइड्रोकार्बन्स, है ना, पेट्रोलियम ऑयल,
कैन नॉट बी मिक्सड विद वाटर बिकॉज उनके अंदर OH ग्रुप नहीं है, as no H bonding is present. मतलब पेट्रोल को पानी में मिलाओगे क्या मिक्स होगा? यस और नो? हमने लिया पेट्रोल प्लस ऑयल, डिजॉल्व अनडिजॉल्व, क्या होगा? बोलो। ऑयल नहीं, वाटर। यस आ रहे हैं। अनडिजॉल्व रहेगा, है ना, इमल्सन बना देगा। जैसे पेट्रोल क्या होता है, डेंस कम होता है, तो यहाँ ऑयल रहता है ऊपर, और वाटर हैवी होता है, वो नीचे रहता है। तो दिस इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको। इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। Now question is, orthonitrophenol is much less soluble in water than metanitrophenol and orthonitrophenol. This statement is true or false? बोलो। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा डिजॉल्व होगा वाटर में या मेटानाइट्रोफिनॉल? यस और नो? Yes, metanitro. Now, this is the true statement. It is true. बिकॉज जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होगा, इसकी जो साइट्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं ऑलरेडी। इसकी जो बॉन्डिंग साइट्स हैं वो कैसी हैं? ऑलरेडी अच्छी तरीके से ब्लॉक्ड हैं, क्योंकि इसमें रिंग फॉर्मेशन हो रहा है ना। बिकॉज ऑफ रिंग फॉर्मेशन इट इज अ स्टेबल कंपाउंड, है ना, स्टेबल। अब जब इसको पानी में डालोगे तो वाटर वाला क्या करेगा, इसके पास आएगा, लेकिन उसको कोई फायदा मिलेगा नहीं। बोलेगा कहाँ जाऊं, पहले से सब ब्लॉक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके पास तो आएगा, लेकिन उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे बहुत कम डिसॉल्व होगा, हल्का फुल्का कुछ जगह पे जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगते हैं, जहाँ पे जैसे ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे डेल माइनस डेल प्लस का हल्का सा चार्ज करके ये बैलेंस होगा। इसमें फिर क्राउडिंग भी है, ज्यादा जगह घेर रहा है ना ये, तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन मेटानाइट्रोफिनॉल या ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल केस में क्या होता है, जब इनको हम पानी में डालते हैं तो इनके बीच जो पहले से बॉन्डिंग होती है वो भी ब्रेक होती है, नए बॉन्ड्स भी बनते हैं, क्योंकि इनमें कोई रिंग फॉर्मेशन तो हो नहीं रहा था। रिंग फॉर्मेशन से ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो वाटर क्या करेगा, ये जो दूसरे मॉलिक्यूल से मान लो कनेक्टेड भी है, तो उसके बीच में वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा लाइक दिस, और वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बनते हैं, एच बॉन्ड्स। ऐसे यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स आकर के बॉन्ड बनाएगा, सो इट विल मोर डिजॉल्व इन वाटर।
समझ में आया कि नहीं बताओ, यस और नो? यहाँ पे आराम से बॉन्डिंग होती रहती है गाइस, समझ में आया? इसको जल्दी से बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा ये देखो क्वेश्चन, NH3 is easily liquefiable while CH3 is not, why? या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, NH3 is more boiling point, has more boiling point, why? क्या रीजन है इसके बताओ, व्हाट आर द रीजंस? एक बच्चा कम हो गया है, दोनों उसको कौन सा है वो? बता दूं मैं कौन सा था? नहीं बता सकता। हाँ, ओके गाइस। अटेंडेंस लेता हूँ मैं, हाँ आज एक में ही सब आ गए। आदित्य कहर, कहर सॉरी, आदित्य, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो अटेंडेंस आज मैं अपलोड कर दूंगा। 5-6 बच्चे गायब रहते हैं एक्चुअली हमेशा। चलो आगे बढ़ते हैं अगेन। इसके आंसर बता पाओगे क्या है? तो सॉल्यूशन नंबर 1 है, दोनों का एक ही सॉल्यूशन है। अमोनिया में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग देन, स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस। वही PH3 में क्या होता है? PH3 में सिर्फ क्या होगा? डेल माइनस। और उसमें भी तुम अगर देखो तो नॉन डेल की वजह से मैं इसको दे रहा हूँ डेल माइनस, इतना ज्यादा डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑलमोस्ट सेम है। और हाइड्रोजन लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस है। तो इसलिए अमोनिया जो है, इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर ना होकर के कौन सी है? इंटरमोलिकुलर। अमोनिया के 2-3 मॉलिक्यूल्स एक साथ कनेक्टेड रहेंगे ना, लिक्विड स्टेट के अंदर बताया था। एक अमोनिया दो अलग अमोनिया के साथ कंबाइन कर लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से थ्रू। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस से भी ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो अमोनिया बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रखती है, और चूंकि अमोनिया के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं, इसलिए अमोनिया गैस को हम लोग प्रेशर बढ़ा के टेम्परेचर कम करके आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। इजीली लिक्विफिएबल है ये। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा। वो ज्यादा लिक्विफिएबल होती है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है मतलब गैस बनना टफ है। अगर गैस बनना टफ है तो लिक्विड बनना आसान है। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? मोर बॉइलिंग पॉइंट मीन्स इट इज टफ टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू गैस, या इट इज टफ टू फाइंड द गैस अगर हमारे पास लिक्विड है। इस गौरांग समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो सिंपल सी बातें हैं ये।
तो गौरांग तुमने, यस गौरांग, ओके आंसर दिया ना। हाँ, चलिए आगे बढ़े। हमारा लिस्ट में नाम आया कि नहीं, जो लिस्ट अभी लिया मैंने? नो प्रॉब्लम, नोट करें। गौरांग, यस तुम्हारा है। टोटल जो है, यू आर न्यू हियर, ओके नो प्रॉब्लम। कब से गौरांग क्लास में आ रहे हो तुम? एक वीक, 2 वीक? ज्यादा दिन तो नहीं हुए तुम्हें देखते हुए? यस्टरडे, वही तो। मुझे लगा मैंने जो है ये नाम देखा नहीं है। सो आई वॉज करेक्ट। दिग्विजय, दिग्विजय का नाम नहीं आया क्या इसमें? यस, दिग्विजय का नाम नहीं आया। कोई बात नहीं, दिग्विजय, इंटरनेट चला गया था दिग्विजय का। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो लिखेंगे, हायर द बॉइलिंग पॉइंट मीन्स it is tough to convert liquid into gas, means gas is easily liquefiable। मान लो हमारे पास अमोनिया है, तो इसके लिए जो ए की वैल्यू होगी, वंडर वाल कांस्टेंट, गैसेस में पढ़ाया था ना, ये ए की वैल्यू PS3 के लिए जो ए की वैल्यू होगी, मान लो उसकी वैल्यू ए डैश से ज्यादा हो, दीज आर द वंडर वाल कांस्टेंट। मैं इनऑडिबल हो जाता हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं सर, वो मेरी तरफ से प्रॉब्लम है। अच्छा, कनेक्शन का प्रॉब्लम है। हाँ सर, वो इसलिए थोड़ा सा। अच्छा, ओके। बाकी ट्राई कर रहा हूँ सर मैं अपनी बस। अच्छा अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज जो है हमको समझनी पड़ेगी कि वॉन्डरवॉल कांस्टेंट जो ए होता है, गैस गैस स्टेट याद है, P प्लस, क्या फॉर्मूला था बोलो, फॉर्मूला बताओ, ऐसा कुछ था क्या? भूल गए हो क्या? यस। तो ये ए जो है, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। और ये बी किस पे डिपेंड करता था, याद आया? साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो बताओ, HF, HCl, HI, ये तीन लिखे हुए हैं हमारे पास। इनके अंदर अगर तुम्हें कंपेयर करना हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो कैसे कंपेयर करोगे? जल्दी से आंसर दो। ए वैल्यूज, या बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना होगा, तो ध्यान से देखना। HF में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HCl, HBr, HI, इनके अंदर जो है सिर्फ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
और इसमें सिर्फ है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, मतलब मोलर मास पे डिपेंड करेगा ये, इनके अंदर मोलर मास से कंपेयर होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड वाला एक्सेप्शनली स्ट्रांग हो जाता है, तो HF में सबसे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, देन HI, देन HCl। क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकी सब में क्या है, वॉन डर वाल फोर्सेस हैं वीक वाले, दैट इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस विद चेंज इन मोलर मास। तो मोलर मास भी डिपेंड करता है कि मोलर मास कितना ज्यादा है। मोलर मास अगर बढ़ाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ते हैं। तो HCl, HBr, HI में हमें याद रखना है मोलर मास डोमिनेट करेगा। किसी भी तरीके से अगर देखना, जैसे H2O, H2S, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बताओ, इस पूरे ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ये ऑक्साइड्स और क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? पानी का। H2O का ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है तो एक्सेप्शनली स्ट्रांग है। लेकिन इनमें कैसे कंपेयर करोगे बताओ? मोलर मास किसका ज्यादा है फिर? देखो, सबसे कम किसका आएगा पूरे ग्रुप में? H2S। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इसका है इसमें। क्या ये समझ में आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे अफेक्ट करता है प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स? सॉल्युबिलिटी को भी अफेक्ट कर देता है। सॉल्युबिलिटी के बाद में जो है ये और किसको अफेक्ट करता है बोलो? विस्कोसिटी को, देन बॉइलिंग पॉइंट को, वोलेटिलिटी को। सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, यू कैन इजीली से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट कर देता है ये। यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ ना, उस पर सवाल पूछा जाएगा अभी के एग्जाम्स में, बिकॉज दैट वाज या दैट इज ऑर्गेनिक पार्ट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है केमिकल बॉन्डिंग। क्या ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ाया है तुमको? बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड पढ़ा दिया है ना? यस सर। ओके, देन हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बताओ जो मैं चैप्टर पूछूंगा बताना कौन कौन से हुए। जितना मुझे याद है केमिकल बॉन्डिंग से तो हो गया है। देन तुम्हारा अभी आना चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या ये हुआ है? नो सर। नहीं हुआ है। थर्मो सर ट्रैक पे नहीं हो रहा है, कुछ पर सर है। हो रहा है ना? ओके, ट्रैक तो चल रहा है। और बताओ। तो चलो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर देता हूँ मैं अभी, है ना? एनी प्रॉब्लम? या बताओ, तो रेडॉक्स स्टार्ट करते हैं, तो रेडॉक्स स्टार्ट करते हैं। और क्या डेल्टा जी वाला हुआ है? ये हुआ है क्या गिब्स फ्री एनर्जी अभी तक? नो सर। नहीं हुआ है। ओके, एंट्रोपी हुआ है? यस सर। यस सर। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो रेडॉक्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम एक्चुअली इज अ इजी टॉपिक, तो इक्विलिब्रियम को भी हम लोग ले सकते हैं, रेडॉक्स को भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कितने लोग को पता है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? यस, ऐसा कुछ पता है? रिएक्शन बैलेंसिंग नहीं पता है ना? ये नहीं पता है ना? ठीक है, चलो मैं रेडॉक्स स्टार्ट करता हूँ। IUPAC तो हो गया है ना? इसके आगे का ऑर्गेनिक जो है दूसरे ट्रैक में ही सर स्टार्ट करेंगे। फिर मैं तुमको रेडॉक्स पढ़ाता हूँ, बहुत
इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है गाइस, तो 100% पे कर देता हूँ। देखना रेडॉक्स कैसे पढ़ते हैं, बहुत आसान चैप्टर है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं कुछ। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज द रियल और इमेजिनरी चार्ज on an element in a compound और सब्सटेंस। तो इन सब्सटेंस लिख लो, वो कंपाउंड भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, प्योर फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल। ठीक है, ये हो सकता है, रियल नंबर होगा लेकिन इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। चार्ज इमेजिनरी का मतलब है कि चार्ज नहीं उस पे है, बट हम लोग पार्शियल चार्ज को कंप्लीटली ब्रेक करके देख रहे हैं। तो बताओ क्या ऑक्सीडेशन नंबर -½ हो सकता है? यस और नो? यस, यस सर। इट्स पॉसिबल, फ्रैक्शनल और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब इसके एग्जांपल लेते हैं। यहाँ देखो, सम रूल्स हैं, उसके पहले थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। बताओ NaCl में सोडियम पे कितना चार्ज आएगा अगर इसको डिवाइड, इसको ब्रेक करें चार्ज के फॉर्म में? +1 एंड -1। ऐसे होता है ना? यस। तो Na पे +1 चार्ज आ रहा है, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस, विद साइन बताना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन Cl इन NaCl कितना है? -1। समझ में आया? सिमिलरली बताओ O2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ऑक्सीजन का? एलिमेंट के लिए होता है, 0। कोई भी चार्ज नहीं उसके ऊपर, है ना? और अगर मैं इमेजिनरी चार्ज भी देखूं तो बॉन्ड बना है, तो भी कोई चार्ज नहीं आ रहा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर? 0। इस तरीके से हम लोग कुछ रूल्स लिख सकते हैं जिनके बेसिस पे हमें काम करना पड़ेगा। लिखेंगे रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर और भी ज्यादा डीप रहता है, इसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा या नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। पहले, उससे पहले हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेते हैं, जो अभी सबसे इजी होता है। कैलकुलेट कैसे करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें रूल में पहले लिखना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all the elements in their elemental form is always 0। बताओ P4 में ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का कितना होगा? बोलो कितना होगा? 0। P4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बताओ, याद करना पड़ेगा तो। बताओ फास्फोरस का हाइब्रिडेशन कितना है? व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ फास्फोरस हियर? कोई बताएगा? sp3। क्यों? 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। अंडरस्टूड?
but this angle is very less. As per the hybridization we should require, हमें एंगल कितना चाहिए, ऑलमोस्ट 107 डिग्री के आसपास, बट हमें एंगल कितना मिल रहा है 60 डिग्री। इसलिए इसमें क्या होता है, स्ट्रेन होता है। इस स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रेन। दिस इज द अनस्टेबल स्ट्रक्चर। इसलिए P4 जो है वो कैसा होता है, फॉस्फोरस, वेरी रिएक्टिव होता है। फॉस्फोरस रेड का यूज करते हैं माचिस की तीली में, याद है मैच बॉक्स जो होता है उसमें क्या लगाते हैं हम लोग, 2-3 केमिकल्स को मिलाते हैं, लेकिन उसमें जो बर्निंग के यूज कर रहे हैं वो कौन सा वाला है, रेड फॉस्फोरस। ठीक है। अच्छा, O2 के अंदर कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, एलिमेंटल फॉर्म है। इसी तरीके से आयरन अगर एलिमेंटल फॉर्म में तो उसका भी क्या होगा, 0। ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऊपर लिख देते हैं 0। Cl2 में भी कितना होगा एलिमेंटल फॉर्म में, 0। याद रख पाओगे, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 देखो, ऐसे एसिड में भी कितना होगा बताओ, सल्फर एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 0। 8 सल्फर होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अल्कली मेटल्स इन कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड का मतलब जब वो कंपाउंड बनाते हो, इन कंबाइंड फॉर्म, दैट इज इन देयर कंपाउंड्स, कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, हमेशा ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं तो उसकी यूज करेंगे। नहीं समझे भाई, अल्कली मेटल्स का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बोलो। कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये मैक्सिमम, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 1। तो Na+ इसी फॉर्म में तो रहेगा, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, हमेशा +1। एग्जाम्पल ले लो, Na2O, इसमें भी ये किसमें है, +1 में। MgC, Mg तो चलो अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, या मैंने ले लिया NaBr से +1, हमेशा +1 रहेगा। सिमिलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कितना रहेंगे, +2 ऑक्सीडेशन नंबर इन देयर कंपाउंड्स। यस, मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें रहेगा +2, ऑक्सीजन किसमें रहेगा, -2। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन विद मेटल्स शो +1 ऑक्सीडेशन नंबर एंड विद नॉन मेटल्स, यहाँ पे +1 नहीं, -1। मेटल की +1 होती है और ऑक्सी कितनी होती है, हाइड्रोजन की -1। विद नॉन मेटल्स शो +1 ऑक्सीडेशन। सर एक मिनट ऊपर लो। यस, यस हो गया सर। नोट करें जल्दी से ऑल ऑफ यू। कौन कौन नहीं नोट कर रहे हैं, जल्दी बताओ। एनीवन? बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत आसान भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ, NaH हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, मैं अटेंडेंस सबसे लास्ट वाली पोस्ट करता हूँ, याद रखना। अभी फिर से लेंगे ना एक बार।
शुरू में और आखिर में, जैसे कि कॉलेज में होता है, स्कूल्स में होता है ना बच्चों के लिए, वैसे करना पड़ता है तुम्हारे लिए। इसमें बताओ HCl में कितना होगा इसका, ये नॉन मेटल है, दिस इज मेटल, मेटल के साथ -1, एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन प्लस। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना आया, -1। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना आया, पांचवा पॉइंट लिखो, halogens that is FClBrI show -1 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको मैं समझाऊंगा आगे मतलब क्या है। स्टेट मतलब होता है पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो एक पूरे मॉलिक्यूल में सबका एवरेज निकाल के लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एक पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे हैं, 4-5 एटम का एवरेज नहीं। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर हैलाइड्स। हैलाइड्स का मतलब क्या होता है, F-, Cl-, Br-, I-। These are called halides। बताओ NaCl में ये क्या है नाम इसका, कौन बताएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में ये हैलाइड है ना, आइड, ये -1 में आ रहा है, इसमें आ रहा है। ऐसे AlCl3 में बताओ क्लोरीन कितने में होगा, बोलो -1 में, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा, इसका +3 और 3 का -1 × 3। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का कितना है, -1। बट रेंज क्या होगा, रेंज क्या हो सकती है, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, स्टेट ही लिख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, या फिर हमारे पास ब्रोमीन या फिर आयोडीन, कैन बी, रेंज ही लिख रहे हैं, क्या रेंज है, -1 to +7, ये पूरी रेंज है। क्लोरीन कितना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्लोरीन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट कैन रिसीव इन द फॉर्म ऑफ हेलाइड, एक ही इलेक्ट्रॉन, -1। लेकिन कभी कभी क्या करेगा, ये ऐसे कंपाउंड बनाएगा जिसमें ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड्स वगैरह फॉर्म कर रहा है, तो वहां पे हमने देखना होगा कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो मैक्सिमम 7 बॉन्ड्स इट कैन फॉर्म। इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितना जा सकता है, 7। तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स को देख के हम बताते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है और 7 ये बॉन्ड्स बना सकता है, क्योंकि ये जब 7 बॉन्ड्स बनाता है तो ज्यादातर ऑक्सीजन के साथ बनाता है, लाइक ClO4-। इसका स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूं मैं वहां पे, और नहीं भी कराया तो ये आगे P ब्लॉक में आएगा। कितने बॉन्ड्स बना रहा है क्लोरीन, 7 बॉन्ड्स। अगर इसमें इमेजिनरी चार्ज देखें तो बताओ Cl और ऑक्सीजन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा, हैंड रेज करो, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है Cl और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की, इसकी 3.0 है, इसकी 3.5 है। तो अगर मैं चार्ज सेपरेट करूं इमेजिनरी, तो इस पे तो -1 सेपरेट होगा इस बॉन्ड के ब्रेक करने से, इस पे +1, 2 बॉन्ड ब्रेक करने से इस पे -2, इस पे +2, ये 2 बॉन्ड ब्रेक करने से इस पे +2, इस पे -2, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी चार्ज, दैट इज आल्सो गिविंग अस ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे टोटल कितना सेपरेट हुआ चार्ज, 2, 2, 4, 2, 6, 7। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ClO4- में क्लोरीन का, +7। तो स्ट्रक्चर से यू कैन आल्सो से व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम। 5 पॉइंट लिख लिए, छठा पॉइंट लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन
in halides and, या ऐसे करके लिखो, in combined form, अगर हमने फ्लोरीन को देखा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? Which one is the strongest, या फिर ऐसे कह सकते हैं which shows the maximum oxidation इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी, किसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? फ्लोरीन की। हाँ, इसलिए वो हमेशा इलेक्ट्रॉन अपने पास बुलाएगा, ऑलवेज -1। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज -1। किसी भी कंपाउंड में हम फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना देते हैं? -। सेवन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड्स इज -2, इन पेरोक्साइड्स कितना आया था? -1, इन सुपर ऑक्साइड्स -12। ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जब ऑक्सीजन पे 2 माइनस, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइड, या O2-। पेरोक्साइड क्या होता है? लाइक दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या होता है? जब इस तरीके से ऑक्सीजन हो और उस पूरे पे -1, दैट इज O2-। ये MOT के अंदर पढ़ा चुका हूं। यहाँ पे जो बॉन्ड होता है कैसा होता है? डॉटेड। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? 1.5। सुपर ऑक्साइड कौन सा होगा? O2-। तो पेरोक्साइड क्या होगा? O2-2-। सुपर ऑक्साइड क्या होगा? O2-। बताओ, इसमें से कौन सा ऑक्साइड है और कौन सा सुपर ऑक्साइड? एक्चुअल में ये रियल में एग्जिस्ट करता है सोडियम के लिए। कौन सा सुपर ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड? ये क्या है? ऑक्साइड। ये ऑक्साइड है। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देख सकते हो। क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? Na पे तो +1 ही रहना है ना हमेशा, तो अपने आप ऑक्सीजन पे 2 माइनस आएगा, ये ऑक्साइड बन गया। ऑक्सीजन फिर से जो है, सोडियम हमेशा +1 में रहता है, इसमें O2 पे कितना आएगा? 2 माइनस। इसमें इस तरीके का मिलता है, इसका नाम क्या है? सोडियम पेरोक्साइड। इसमें स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऐसे, O माइनस माइनस Na+, लाइक दिस। NaO2 ये क्या है? सोडियम सुपर ऑक्साइड। ये एग्जिस्ट नहीं करता है जनरली। Na2O2 इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। इसमें Na+ और O2- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दिस इज सुपर ऑक्साइड आयन। क्या समझ में आया सबको? वहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो पूछो, यू आर फ्री टू आस्क द डाउट्स एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट। ओके, आगे बढ़े? लिख लिया है अगर? यस और नो? अब तो मैं मिला सकता हूँ, फोन गायब है। तो तुम लोग नोट करो। हाँ, ओके, Yes, sir. नोटेड। Yes, sir. Done. अच्छा, डन कर लिया। कमेंट बॉक्स में कोई कोई लिख रहा है। ओके सर, फिर सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का -½ होगा ना? -½ तो है गाइस, यहाँ पर -½ नहीं लिखा है भाई? पूरे ऑक्सीजन पे -1 है ना, 2 ऑक्सीजन का कितना है? -1। तो मान लिया एक ऑक्सीजन का X है। लेट
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज x। तो एक ऑक्सीजन का x है, दो का कितना होगा 2x इजिकल टू -1, x इजिकल टू क्या आएगा -1/2। ये फॉर्मूला भी लिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट करो फिर लिखा दो। कंबाइंड फॉर्मूला कैसे लिखे? 7 नंबर हो गए, कितने नंबर हो गए 7। चलो 8वां नंबर लिखते हैं। 8वें नंबर में लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फाइड्स। देखो ये 8वां नंबर वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले के 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। सल्फाइड वगैरह का हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे फॉर्मूले से। एंड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर, कहां से कहां रेंज होगी, कोई बताएगा? कोई बताएगा रेंज? -2 टू +6। 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, 6 बॉन्ड्स भी बना सकता है। अब तुम बोलोगे सर +6 वाला दिखाओ, तो मैं बोलूंगा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला सिखाया था कि नहीं सिखाया था? अभी तक सिखाया? कितने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की कम होती है। इसको बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इस पे +2 आएगा, इस पे +1, इस पे +1, कितना आया +6। इस तरीके से हम देखते हैं इमेजिनरी चार्ज जो है वो +6 आ रहा है। मैक्सिमम -2 से +6 जा सकता है। SO2 में देखोगे कितना आएगा, SO2 में कितना आएगा +4। SO3 में कितना आएगा बताओ, एनीवन? कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, कौन बताएगा? +5 की +6? -2, -2 नहीं, -2 तब होगा जब ये क्या होगा, सल्फाइड के फॉर्म में होगा। सल्फाइड के फॉर्म में कब होगा, जब इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट साथ में होगा। बट ऑक्सीजन के साथ में तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इसका नाम क्या है, सल्फर डाई ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो माइनस तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ रहा है ना, इस पे कितना आ रहा है +6। कैसे देखते हैं, फिर से सिखा देता हूँ। बॉन्ड ब्रेक करो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको -2, जो कम है उसको +2। एक बॉन्ड ब्रेक किया तो एक एक चार्ज, 2 बॉन्ड ब्रेक किया तो 2 2 चार्ज, 3 बॉन्ड ब्रेक किया तो 3 3 चार्ज। इसको याद रखना, ठीक है? दीज आर द ट्रिक मेथड्स। आप कितने पॉइंट लिख लिए? 8 पॉइंट। नंबर 9 पॉइंट लिखो, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all the atom, very important point है, most important point, all the atoms in a molecule or ion is equal to the charge on ion। molecule पे तो चार्ज नहीं होगा। in case of molecule, summation of oxidation numbers is equal to 0। in case of ion, summation of oxidation numbers is equal to charge on ion। इसको नोट करो जल्दी से, ये आज का लास्ट टॉपिक है, 9th पॉइंट। इसका एक एग्जांपल लूंगा छोटा सा, देन क्लास को फिनिश करेंगे। देन वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट वन। समझ में आया? यस और नो, बोलो भाई। एनीवन जिसको नहीं समझ में आता है?
एग्जाम्पल, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO3। कैसे फाइंड करोगे? तो बताओ, हाइड्रोजन का कितना होगा? नॉन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन कितना होता है? +1 और -1? +1, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल्स है। समझ में आ रही बात? ऑक्सीजन का तो कितना होगा, -2, जब भी नहीं दिया हो, है ना, हमें हमेशा -2 ही लेना है। कंसीडर ऑक्साइड ऑलवेज इफ नॉट गिवन, इफ नॉट गिवन या तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तो तुम -2 ले लेना। उसके बाद सल्फर का निकालना है तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, पूरा कितने के बराबर होगा सर्वेश बताओ? ओवरऑल समेशन। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं, 0। रिप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एवरीवन, मिताली बताओ तुम्हारा आंसर कितना आया? यस और नो, आया कि नहीं आया? प्राची का आया, कितना आया प्राची? और कौन है? आर्या और प्रणव, तुमने आंसर नहीं दिया, क्या बात? जितने लोग का आ जाए वो बिना पूछे दे दिया करो, क्या दिक्कत है इसमें? बड़ी बात थोड़ा ना आंसर देना। मिताली तुम्हारा नहीं आया ना? क्या दिक्कत है बताओ? क्या समझ में नहीं आ रहा है? सर्वेश का +4 सही है, प्रणव का सर +4 सही है, बीना इज करेक्ट। बीना तुमने कैसे किया? जैसे मैंने बताया वैसे किया? भाई रूल सिखाए ना, रूल याद रखने पड़ेगा इस। तो जिसका पूछा जाए उसका अननोन है, मान लो उसका पता नहीं है, उसका हमने x या कुछ मान लेना है वैल्यू, बाकी की वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। यस और नो? तो होमवर्क में तुम्हें इतना करना है, अंडरलाइन वाले का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, अंडरलाइन वाले का। कर लोगे? सिर्फ मैं नाइट्रोजन के कंपाउंड दूंगा, गिने चुने, उतने में ही तुम्हें करना है। जो अंडरलाइन है उसका अंडरलाइन या बार जिस पे लगा हुआ है नोट कर लो। चलो, यही होमवर्क है तुम्हारा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? सर नोट शेयर कर देना। ओके, नो प्रॉब्लम। अस्मी, समझ में आया तुम्हें? Yes, sir. ओके, गुड। सत्यप्रभा, जल्दी करो। हर्ष, तुमने लिखा था हर्ष आने सीवुड? ओके, सीवुड, डन और नॉट? अंडरलाइंस का नाम आना चाहिए कल।
नाम नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर भी आ जाएगा तो काम चल जाएगा। ये होमवर्क सबमिट करना है जुलाई बैच के ग्रुप पे, एक एक बच्चे को, ठीक है? जुलाई बैच के ग्रुप पे सबमिट करना है। सर सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स में हाँ, इतना ही काम दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं। बाकी अपना केमिकल बॉन्डिंग और मेटलर्जी, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसका भी दिया है ना, वो तो करना ही है। आज की क्लास का इतना काम है। बाकी जो पहले होमवर्क दे चुका हूँ असाइनमेंट्स, ग्रुप पे पोस्ट किया है कि नहीं किया है? 3 असाइनमेंट पोस्ट किए थे एक साथ, यस और नो? चलो बाय बाय, हाँ ईशान करके आओ। यस, बाय एवरीवन।